अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेश खिदमत है कहानी लेटते ही नींद आ गई का 5वां हिस्सा। बारिश की रफ्तार थोड़ी कम हो चुकी होती है। बादलों ने भी चमकना और गरजना बंद कर दिया होता है, मगर कब्रिस्तान का सन्नाटा वैसे ही बरकरार रहता है। लड़की का बाप बेतरतीब अपनी बेटी की मैयत को देख बेइंतहा दहाड़े मार कर रोने लगता है। जिस बेटी को लाल जोड़े में देखने की ख्वाहिश लिए उसने अपनी जिंदगी की पाई पाई जमा की थी, आज वो सब बेकार हो चुके होते हैं। रमीज और इमाम साहब रोते और बिलखते उस लड़की के बाप को संभालते हैं, मगर उसके रोने का सिलसिला मुसलसल जारी रहता है। तभी उन सब की नजर सामने ही कुछ दूर पर मौजूद एक कुत्ते पर पड़ती है, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा होता है। पुलिस इंस्पेक्टर उस ओर जाता है तो उसे पेड़ से लटके बिना कपड़ों के एक 35 से 40 साल की उम्र के आदमी की लाश दिखती है। रमीज और इमाम साहब भी उस तरफ जाकर देखते हैं। उस आदमी की लाश जगह जगह से नाखून से नोची हुई रहती है। साहब, ये तो वही आदमी है जिसने इस बच्ची को मारा है। रमीज ने उस आदमी की मैयत को देखते ही के साथ ही कहा, ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? पुलिस इंस्पेक्टर ने सवालिया नजरों से रमीज की तरफ देखते हुए कहा, साहब, क्योंकि रात में उन दो आदमियों में से एक ने यही कपड़े पहने थे जो आपके सामने ही पेड़ के पास पड़े हैं। यही है वो जो मुझे कुदाल से मारना चाहता था। रमीज ने कहा, तुम इसे चेहरे से पहचानते हो? पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा। नहीं साहब, चेहरे पर इसने नकाब लगा रखा था और अंधेरा भी काफी था, बस बिजली की चमक से इसके कपड़े को देखा था मैंने, रमीज ने जवाब दिया। अंसारी, तुम एक टीम बुलवाकर दोनों बॉडी को पहले पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, फिर पूरे कब्रिस्तान की जांच करो, शायद कुछ और मिल जाए। और हाँ, ये कुदाल और ये हथियार भी जांच के लिए भेज देना। पुलिस इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल अंसारी से कहा। जी साहब, मगर साहब एक बात है, ये सारे वारदात कब्रिस्तान में ही क्यों हो रहे हैं? कहीं इसमें इस गोरकन रमीज का तो हाथ नहीं? कांस्टेबल अंसारी ने शक की नजर से रमीज को देखते हुए कहा। वो सब तो जांच में पता चल ही जाएगा कि किसने क्या किया है, तुम पहले अपना काम करो, पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा। रमीज भाई, मैं चलता हूँ, मेरी जरूरत हो तो बताइएगा, आप भी आराम कर लो, बाकी पुलिस अपना काम कर रही है, इमाम साहब ने जाते हुए कहा। पुलिस अपने काम में लगी होती है। पुलिस के साथ साथ खबर मिलते ही कुछ अखबार वाले भी पहुंच चुके होते हैं। आज सन्नाटे पड़े कब्रिस्तान में लोगों का आना जाना लगा होता है। रमीज अपने कमरे में आकर चारपाई पर लेट जाता है। भूख से उसका बुरा हाल हो रहा होता है, मगर कुछ भी बनाकर खाने का उसका दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा होता है। धीरे धीरे नींद उस पर हावी होने लगती है और वो फिर से एक बार ख्वाबों की दुनिया में सफर करने लगता है। छोटी भाभी, खाना ला दो, बहुत तेज भूख लगी है। और ये अम्मा कहाँ गई? कहीं भी नजर नहीं आ रही। रमीज ने मुंह हाथ धोते हुए कहा, मैं किसी की नौकर नहीं हूँ, भूख लगी है तो खुद निकाल कर खा लो, वैसे भी तुम्हें मुफ्त की रोटियां ही तोड़नी है, मेहनत का 1 रुपया तो तुम घर में कमा कर देने से रहे। रमीज की छोटी भाभी ने ताना मारते हुए कहा, भाभी, नहीं देना खाना तो मत दो, मगर बेकार का ताना मारने की जरूरत नहीं है। आपके मायके का नहीं खाता हूँ, अपने भाइयों का खाता हूँ, रमीज ने जवाब दिया। हाँ तो तुम्हारा भाई हमारे शौहर लगते हैं, उनका भी अपना खुद का परिवार है, बीवी बच्चे हैं। तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप के पेट पोसने के चक्कर में हमारा खुद का बेड़ा गर्क होता रहता है। वैसे भी माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ इन दोनों भाइयों के साथ थोड़ी है, तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है। रमीज की बड़ी भाभी ने कमरे से निकलते हुए कहा, ये लो खाना खा लो, वरना कहते फिरोगे कि भाभीियों ने बात सुनाकर पेट भर दिया। रमीज की छोटी भाभी ने उसके सामने खाना रखते हुए कहा, पेट तो सच में भर गया मेरा भाभी, आप दोनों की बातें सुनकर, अब भूख नहीं है। कहते हुए रमीज चप्पल पहनकर घर से बाहर जाने लगता है। तभी उसका बड़ा भाई आ जाता है। निकम्मों को वैसे भी गुस्सा बहुत आता है, एक तो हराम का खाना है बैठकर, उस पर से कोई अगर जायज बातें कह दे तो गुस्सा अलग चढ़ जाता है इन जनाब को। रमीज बड़े भाई को बिना जवाब दिए घर से चला जाता है। उसके कुर्ते की जेब में कुछ रुपए रहते हैं जो उसने अपनी माँ को देने के लिए रखे होते हैं, मगर उससे पहले ही उसके भाई और भाभीियों ने उसका मिजाज खराब कर दिया होता है।
वो गुस्से में जाकर खेतों में एक बैर के दरख्त के नीचे बैठ जाता है। आंखें आंसुओं से भरी होती है। जहन में हजारों तानों का शोर चल रहा होता है जो उसे हमेशा के लिए भाई और भाभी दिया करते थे। अचानक उसके सर पर अनगिनत बैर गिरने लगते हैं। रमीज हैरान रहता है कि पेड़ में तो एक भी बैर नहीं लगा हुआ है, फिर इतने सारे बैर उसके ऊपर कहाँ से आ गिरे। रमीज उठकर चारों तरफ देखता है मगर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता। भूख तो लगी होती है तो वो पेड़ से टेक लगाकर गिरे हुए बैर उठाकर खाने लगता है। बैर आकार में काफी बड़े और लजीज होते हैं। रमीज बैर खाकर पेड़ के नीचे ही आंखें मूंद आराम करने लगता। तभी उसकी कानों में किसी लड़की की हंसी गूंजती है। वो हड़बड़ाकर उठ बैठता है। काका कौन है? रमीज थोड़ा घबराते हुए कहता, मगर कोई भी जवाब नहीं देता है। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैल चुका होता है। चांद आसमान में अपने ताब में चमक रहा होता है। रमीज सर खुजाते हुए चांद की रोशनी में चारों तरफ नजरें दौड़ाता है। तभी फिर उसे किसी लड़की के हंसने की आवाज सुनाई देती है। नरगिस, ये तुम हो क्या? कहाँ छुपी हो और तुम मुझे दिख क्यों नहीं रही हो? रमीज ने इधर उधर देखते हुए कहा। कौन नरगिस? मेरा नाम तो लाइबा है। रमीज के सामने आती एक दोशीज़ा ने कहा, जो सफेद रंग का खूबसूरत लिबास पहने, उसके बाल खुले और कमर तक लंबे, दिखने में निहायत ही खूबसूरत होती है। रमीज कुछ वक्त के लिए उसकी खूबसूरती में खो सा जाता है। फिर उसे ख्याल आता है कि यह लड़की रात में इस वक्त यहाँ क्या कर रही है। लड़की, तुम रात में इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? रमीज ने सवाल किया। अभी बताया तो तुम्हें कि मेरा नाम लाइबा है और मैं यहीं रहती हूँ, लाइबा ने कहा। मगर मैंने तो तुम्हें आज तक यहाँ नहीं देखा। इस गांव में मैं यहाँ रहने वाले हर शख्स को जानता हूँ, रमीज ने भाव चढ़ाते हुए कहा। मैंने कब कहा कि मैं गांव में रहती हूँ? मैंने तो इसे बेरी के दरख्त पर रहती हूँ और अक्सर तुम्हें इधर आते देखा करती थी। आज तुम कुछ ज्यादा उदास लग रहे थे तो सोचा कि तुमसे थोड़ी बात कर ली जाए, लाइबा ने कहा। तो क्या तुम इंसान नहीं हो? रमीज ने थोड़ा डरते हुए कहा। हाँ, मैं तुम इंसानों में से नहीं हूँ, बल्कि मैं एक परी हूँ और मैं इस बेरी के दरख्त पर ही सालों से रह रही हूँ, लाइबा ने जवाब दिया। ये सुन रमीज की हालत नागवार सी होने लगती है कि वो अभी जिस बला की खूबसूरत लड़की के सामने खड़ा है वो कोई इंसान नहीं बल्कि दूसरी मखलूक में से है। रमीज डरते हुए अपना गला साफ करते हुए कहता है, सुनो, तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरा इरादा तुम्हारे आराम में खलल डालने का नहीं था। मैं बस ऐसा ही आकर बैठ गया। अब मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दो। मैंने कब कहा कि तुमने मेरा आराम में खलल डाला है? बल्कि मैं तो खुश हूँ कि तुम इधर आए। मैं तो कब से तुमसे मिलना चाहती थी। तुम मुझे बेहद पसंद हो। बोलो, मुझसे दोस्ती करोगे? लाइबा ने अपने कदम रमीज की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नहीं, मुझे माफ करें, मैं आपसे किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहता, रमीज ने अपने कदम पीछे करते हुए कहा। अरे डरो नहीं, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगी। कहीं तुम मुझे खून पीने वाली कोई चुड़ैल तो नहीं समझ रहे हैं? लाइबा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम चुड़ैल हो या परी या कोई जिन हो तो एक गैर मखलूक ही ना, इसलिए खुदा के वास्ते मुझसे दूर रहो, रमीज ने हाथ जोड़ते हुए लाइबा से कहा। मैं कोई भी हूँ, मगर दोस्ती करने में क्या हर्ज है? रमीज, हम दोस्त तो बन सकते हैं ना? लाइबा ने अपने हाथ रमीज की तरफ बढ़ाते हुए कहा। देखिए, आपको मुझसे दोस्ती करके कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। मैं बेहद ही गरीब हूँ और मैं कोई अच्छा काम भी नहीं करता हूँ। मैं तो पास के ही आम के बाग से आम चुराकर बेच आता हूँ, रमीज ने कहा। देखो, मुझे तुम्हारे अमीर या गरीब होने से कोई मतलब नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, नहीं है तो सिर्फ तुम्हारी दोस्ती। मुझे सिर्फ तुम्हारी दोस्ती चाहिए और अब तुम इनकार नहीं करोगे। पिछली बार जब तुम यहाँ पर आए थे अपने दोस्त असलम के साथ, तब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, तब से तुम मुझे पसंद हो, लाइबा ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। देखो लाइबा, मैं अपनी नरगिस से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। उसके अलावा मैं किसी और से रिश्ता कभी नहीं रखना चाहता हूँ और ना मैं रख सकता हूँ, समझी तुम? रमीज ने गुस्से भरे लहजे में कहा।
देखो, दोस्ती मांगी है तुम्हारी, मोहब्बत नहीं। बातों को पहले समझना सीखो। वैसे मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी अपनी दुनिया में उठाकर ले जाऊं, मगर मुझे ज़बरदस्ती किसी पर अपना हक जताने की आदत नहीं है। तो शराफत से मान रहे हो या मुझे कुछ और करना पड़ेगा? लाइबा ने कहा। इससे पहले कि रमीज़ कुछ कह पाता, उसे ढूंढते हुए उसके अब्बा और उसका दोस्त असलम वहाँ पर आ पहुँचते हैं। कमज़र्फ, हम यहाँ पूरे गांव में तुझे तलाश करके थक गए और तू यहाँ है वहाँ तेरी अम्मा ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा है। रमीज़ के अब्बा ने आते ही उसे एक ज़ोर का तमाचा मारते हुए कहा। दरवाजे पर तेज दस्तक से रमीज़ की आंख खुल जाती है। वो आंखें मसलता हुआ दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता है। एक कब्र खोदनी है, मेरे वालिद साहब की है। मगरिब की नमाज के बाद हम मैयत लेकर आएंगे दफनाने। आप कब्र तैयार रखना, और हाँ, ये कुछ रुपए और खाना भी है, आप रख लो। दरवाजे के बाहर खड़े एक आदमी ने कहा। ठीक है, मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर कब्र तैयार कर दूंगा, रमीज़ ने जवाब दिया। ठीक है, आप खाना खा लो पहले, गरम है, आदमी कहता हुआ चला जाता है। रमीज़ को वैसे भी सुबह से भूख लगी होती है, तो पहले हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाता है। उसके जहन में उसके ख्वाबों का वाक़या चलने लगता है। उसे मालूम नहीं रहता है कि आखिर उसे अपनी ज़िंदगी से जुड़े हर बात ख्वाब में क्यों दिखाई देते हैं। बारिश रुकी हुई रहती है। रमीज़ कब्रिस्तान में एक जगह का इंतखाब कर कब्र खोदने अपना कुदाल लेकर उस सिमत चल देता है। मगरिब की नमाज के बाद मैयत को लोग सुपुर्द खाक करने के बाद लोग अपने अपने घर की तरफ चल देते हैं। रमीज़ सब के जाने के बाद कब्र के ऊपर अच्छे से मिट्टी चढ़ाता है। रात का अंधेरा धीरे धीरे कब्रिस्तान में फैलने के साथ साथ आसमान में बादल उमड़ने लगते हैं। हल्की हल्की बारिश की बूंदें रमीज़ के ऊपर पड़ने लगती है। वो जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म कर जाना चाह रहा होता है। रमीज़ अभी अपना काम ख़त्म करके कब्रिस्तान के दोनों तरफ का दरवाज़ा लगाकर अभी अपने कमरे की तरफ जा ही रहा होता है कि उसे एक औरत कब्रिस्तान के अंदर आती हुई दिखती है, जो एक कब्र के पास जाकर खड़ी हो जाती है। पहले वो चारों तरफ देखती है, फिर आलती पालती मार कर बैठ जाती है। बारिश तेज हो चुकी होती है और रमीज़ भीगता हुआ उस अनजान औरत को देख रहा होता है। तो दोस्तों, ये था लेटते ही नींद आ गई का 5वां हिस्सा। अगर सांसों ने वफा की तो जल्दी मुलाकात होगी अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।